सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 11 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने जो मुख्य खबर है वह है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका विदेशी दौरा। अभी वह ऑस्ट्रिया में हैं और वियना रशिया दौरे के बाद वियना पहुंचे थे। बाकी इस बारे में मैं डिटेल में ब्लॉग में डाला हुआ है, आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हम सीधे अपने संपादकीय की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो कल्पमेधा से करेंगे शुरुआत। कल्पमेधा में आज के अनमोल वचन हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा कहे गए। बिना कष्ट के यह जीवन बिना नाविक के नाव जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं, हल्की हवा के एक झोंके में भी चल देता है। बहुत बढ़िया बात ईश्वर चंद्र सागर जी की। वापस से अपने लेख की तरफ बढ़ते हुए, घटते भूजल स्तर से बढ़ती मुश्किलें, और ये लेख लिखा है अतुल कनक जी द्वारा। कवि रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी कपसून, पानी गए न उभरे मोती मनुष्य चून। कवि जब पानी को रखने की बात करता है, वह पानी का अपव्यय रोकने और वर्षा जल संग्रहण की सीख भी देते हैं, जो कि आज भी दुनिया अपने जल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर बरसाए जाने वाले जल को वरदान की तरह सहेजा जाना चाहिए। वरदान व्यर्थ करने के लिए नहीं होता। दुर्भाग्य से मनुष्य समाज वर्षा जल संग्रहण के प्रति अभी भी पर्याप्त संवेदनशील नहीं हुआ है। साथ ही वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण आज भी एक चुनौती है। चुनौती सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्यों के प्रयास उस लेवल पे नहीं हो पाए हैं। हमारे प्रयास उस लेवल पे नहीं हो पाए जिस लेवल पे ज़रूरत है पानी को संग्रह करने की। हालांकि पृथ्वी की सतह के 2/3 से अधिक हिस्सा पानी से आच्छादित है, लेकिन विसंगति यह है कि इस पानी में से अधिकांश मनुष्य की दिनादिन ज़रूरतों को पूरा करने के काम नहीं आ सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 2% हिस्सा ही मनुष्य पेयजल के काम में ले सकते हैं। देखिए, सारा पानी हमारे काम का भी नहीं है, हमको पीने योग्य पानी बहुत कम है, 2% है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि दुनिया की आबादी के कुल 75% से अधिक लोग किसी न किसी रूप में पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भारत को नदियों का देश कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार कम हो रही है। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने संसद ने बताया था कि जहां 1951 में 5177 घन मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध था, वहीं 2025 में इसके प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1341 घन मीटर होकर रह गया है। जाने की संभावना है। ये बड़ी समस्या है। दरअसल वैश्विक तपिश ने जहां दुनिया भर के ऋतु चक्र को बदला है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली बरसात का पैटर्न बदला है, वहीं भूजल के अंधाधुंध दोहन से ज़मीन के अंदर के पानी की मात्रा पिछले 5 दशकों में तेज़ी से कम हुई है। भारत जैसे देश में भूजल का लगातार खिसकता हुआ स्तर नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मानसून की वर्षा उत्सव का कारण होती है। देखिए, हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम मगर बारिश की समस्या से सबसे बड़ा प्रभाव भी एग्रीकल्चर पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है। और जिस हिसाब से ये ऋतु चक्र चेंज हो रहा है बारिश का और क्लाइमेट का, सर्दी गर्मी, इससे हमको बड़ी समस्याएं हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है, जिस चीज़ से उसका स्वार्थ पूरा होता है, उस रिश्ते या उस वस्तु के संरक्षण के प्रति वह सचेत रहता है। पुराने तालाब, बावड़ी, कुएं आदि बहुधा वर्षा जल के प्रवाह के रास्ते में होते थे और वह बहकर व्यर्थ जा रहे जल को अपने अंतस में सहज लेते थे। देखिए ना, जितनी भी पुराने महलों में, इवन राजस्थान वगैरह अगर आप जाएंगे तो पुराने पुराने
बावड़ियों में जल संरक्षण की कितनी बढ़िया सुविधाएं होती थीं कि बारिश का अधिक वाटर स्कार्सिटी अगर हम देखें, पानी की समस्या तो देखो हज़ारों साल पहले भी रही थी। अगर हम इतिहास में जाएं, एंशिएंट हिस्ट्री में, गुप्त काल, मौर्य काल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वहाँ आपको बड़ी बड़ी बावड़ियाँ मिलेंगी। बावड़ियाँ क्या होती हैं? ये सीढ़ी नुमा आकार होता है और नीचे पानी का बहुत गहरा स्रोत होता है, जो कि वर्षा का पानी कई जगहों से लेके अपने अंदर समा लेता है। इसके अलावा बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कराया जाता था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अन्य शहरों में राजाओं के द्वारा, ताकि जब वर्षा हो अधिक तो उसका जल संग्रह करके जब वर्षा चली जाए या ऋतुओं का परिवर्तन हो तो उसकी प्रजा को पानी के कोई भी अकाल ना सहना पड़े। हम देखेंगे आज भी इतिहास में जो हमारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स थे, वहाँ पे ना वाटर को मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई चिन्ह बनाए जाते थे कि पानी का लेवल कितना है उस रिजर्वायर में, जलाशय में। मैं एक नेशनल ज्योग्राफिक पे देख रहा था, वाटर डॉक्यूमेंट्री थी और लेटेस्ट है, एक इंडिया की बहुत बड़ी वाटर कंजर्वेशनिस्ट है, उनकी थी। मैं उनका नाम दुर्भाग्य से भूल रहा हूँ, मगर मैं उनके बारे में ज़रूर डालूँगा वेबसाइट पर भी। उन्होंने बताया था कैसे एक महल था, उसमें वहाँ जलाशय था, उसमें बावड़ी थी बेसिकली, उसमें जल स्तर कितना है वो मेजर करने के लिए जानवरों के प्रतीक लगाए हुए थे। सबसे ऊपर सिंह, है ना, मतलब कि अगर पानी यहाँ तक आ गया है मतलब कि हम खुश हैं अब। उसके नीचे कोई और जानवर, उसके नीचे कोई और जानवर, मतलब कि मूर्तियाँ। ये बेसिकली मेजरिंग था कि कितना कितना पानी है जलाशय में। क्यों मेजरमेंट था इसका, आप मतलब समझने का प्रयास करिए। कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं था, ये इसलिए था, मतलब अब जो प्रजा है वो ध्यान रखे कि पानी का जल स्तर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि पानी की समस्या तब भी थी, तभी तो मेजरमेंट था। अरे आप भी उसी चीज़ को नाप नाप के पीते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो या जो ख़त्म होने जा रही हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये 100 लीटर का टैंक है, जितना मन चाहे पियो, आप पानी बहा दोगे, आप नहीं, आप इंजॉय करोगे उसके साथ। मगर वहीं मैं आपसे कह दूं कि आप 10 लीटर की बोतल ली है, इससे ही पी मेरे तो पी लेना, आप पानी को नाप नाप के पियोगे। अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है ना। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमारी निगाह उस तेल की डंडी पे रहती है कि तेल कितना बचा है, कम की तरफ है, ज़्यादा की तरफ है, रहती है नहीं रहती है। ऐसे ही क्योंकि तेल की कीमत है, मगर हमने कभी भी ये डंडी पानी के लिए नहीं देखी। अगर कल को ये पता लग जाए कि पानी इतना ही है, उतना ही खर्च करना है और नहीं निकलेगा, तब देखना घरों में ऐसे मीटर लग जाएंगे पानी के भी कि आप कितना जल इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना अब बचा है। इसके अलावा वापस आएंगे मुद्दे पे, तो पुराने लोग इन जल संरचनाओं के संरक्षण के प्रति कितने सजग रहते थे, इसका अनुमान जैसलमेर के गढ़ सीसर तालाब के रखरखाव के लिए बनाए गए नियमों से लगाया जाता है। इस तालाब की मानसून के पहले सफाई होती थी और रियासत के महराव खुद उसमें हिस्सा लेते थे। जब शासक स्वयं किसी कार्य में हिस्सा लें तो उसमें अनुष्ठान जैसे उत्साह जागता है। सारी प्रजा बढ़ चढ़कर इस रखरखाव का जिम्मेदारी निभाती थी। पहली बरसात के बाद इस तालाब में नहाना सख्त मना था। यह तालाब विशेष संरचनाओं के माध्यम से अन्य तालाबों से जुड़ा रहता था। इसका लाभ यह होता था कि कभी अगर जल की आवक अधिक होती थी तो वह पानी तालाब से बहने के कारण बेकार नहीं जाता था, बल्कि अन्यत्र संग्रहित हो जाता था। जैसलमेर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का नगर है। मरुस्थल के वासियों से अधिक पानी के संग्रहण का महत्व कौन समझ सकता है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसलमेर का जिक्र यहाँ पे करा है। जैसलमेर में गढ़ सीसर तालाब है, इसका जिक्र करा है। इसमें यही आपको, जो मैं आपको बताने का प्रयास करा, यही आपको बताने का प्रयास करा है कि पुराने काल में भी पानी की समस्या थी।
अगर भूजल दोहन की यही स्थिति रही जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सन 2021 में 17-14 में, तो वर्षा जल संग्रहण के समुचित प्रयास किए जाने समय रहते बहुत ज़रूरी हैं। अभी गर्मी के दिनों में देश के कई हिस्सों के पेयजल की मुद्दे पर हिंसक झगड़ों के समाचार देखने सुनने को मिलते हैं। इस वर्ष अजमेर में एक बुजुर्ग वकील ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि साधन संपन्न होने के बावजूद वह अपने परिवार के लिए पेयजल का माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। बड़ी दुर्भाग्य घटना थी। आप देखिए दिल्ली में क्या होता है, महानगरों में क्या होता है। महानगरों में यह होता है कि पानी के टैंकरों द्वारा जल को पहुँचाया जाता है और जब ये टैंकर गलियों में पहुँचता है तो अपने अपने पाइप लगाने के लिए, इस जल को लेने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मार पिटाई हो जाती है। और ये वही दिल्ली होती है जब वर्षा ऋतु में बारिश के समय में डूब जाती है पानी से। इसको लेके हमने कई वीडियो बनाई हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण, शहरी नियोजन, ये समस्या है कि हम जल को संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। जल हमारी सड़कों के ऊपर तैर रहा है, नाले के पानी साथ मिल के गंदा हो गया है। अगर जल संरक्षण, जल संग्रहण को समय रहते कर लिया गया तो हम शहर की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण अगर हम कर दें आज शहरों में तो आप देखिए जल की समस्या कभी आएगी नहीं। अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके जो जल ऊपर बिल्डिंग के इकट्ठा हो रहा होता है, जैसे सीलन की समस्या आ रही होती है, धीरे धीरे दीवारें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसको समय रहते हम पाइप के माध्यम से ग्राउंड वाटर टेबल में एक टैंक के माध्यम से नीचे भेज दें स्टोरेज करके, या वापस से वाटर टेबल में रिचार्ज करवा दें, तो सोचिए आप कि जल कितना जल्दी रिचार्ज हो जाएगा। एक सीज़न की बारिश और वाटर टेबल वापस से ऊपर आ जाएगा। जहाँ वाटर टेबल नीचे चला जाता है वहीं वाटर टेबल आपका ऊपर आ जाएगा। शहरों में समस्या ख़त्म हो जाएगी। सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन है अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के बारे में, कैसे हम वाटर कैसे हम वाटर कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन साथियों इसमें ये रहेगा, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ये दिक्कत शहरों में नहीं, गांव में भी है। कैसे हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, रिजर्वायर्स को बनाना जगह जगह पे, एक्यूफायर्स का निर्माण होना, वाटर एक्यूफायर्स का निर्माण होना जगह जगह पर, वाटर सीपिंग पॉसिबल करने के लिए लैंड को ओपन रखना, कम कॉन्क्रीटाइजेशन करना, लेस कॉन्क्रीटाइजेशन। साथ ही साथ अगर हम सिर्फ शहरी क्षेत्रों की बात करें, अर्बन एरियाज़ की, तो बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर देना। मैंडेटरी है। अगर कोई मल्टी स्टोरी फ्लैट बना रहा है, कोई कोई चलो मकान तो अलग बात होगी, मकान के डिज़ाइन के हिसाब से होता है, कुछ तो मानक रखना पड़ेगा कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। इसके साथ साथ अगर कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल स्पेस बन रही है, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ भी, तो उसे अपने पूरे क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा तो ग्रीनरी को देना पड़ेगा, गार्डनिंग को देना चाहिए, ताकि जितना उसने उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कंक्रीट का जाल बिछाकर, कंक्रीट का बिल्डिंग खड़ा करके यूज कर लिया है,
कुछ क्षेत्रों को तो कम से कम वो ग्रीनरी देकर कंपनसेट कर सके उस नुकसान को। प्लस इसी बिल्डिंग में ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा ले आए तो वाटर रिचार्ज होता रहे। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में और डायरेक्ट पानी जाने में फ़र्क है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तकनीक के माध्यम से निचले से निचले स्तर तक पानी पहुंचाया जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचाया जाता है। ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि ये तो शहरों की बात हो गई। हर क्षेत्र में जहाँ पॉसिबल हो सके बड़े जलाशयों का निर्माण हो, रिजर्वायर्स का, है ना, प्रदेशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, जहाँ हो सके वहाँ वहाँ पे यह कर। इसके अलावा अगर कोई सुझाव आपके मन में है तो आप बिल्कुल बताइएगा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमें यही सही लगा। मुस्लिम नियम अलग लगते हैं मुस्लिम लॉ के। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी जो होती है, सीआरपीसी 1973, जो कि अब बदल के बीएनएसएस हो गई है 22024, सीआरपीसी में एक सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात करी है, जिसमें किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ और उसके बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा तलाक के बाद, डाइवोर्स के बाद। मगर कुछ नियम थे वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होते थे, मुस्लिम पर्सनल लॉज इत्यादियों का होने की वजह से। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप ऐसे कितने भी कानून ले आइए, सीआरपीसी न्याय के अंतर्गत किसी भी महिला को जिसने तलाक ले लिया है उस पुरुष को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस का उसको हक है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होनी चाहिए, कोई नियम कायदे कानून इसमें अलग नहीं होंगे। दरअसल अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून के तहत तलाकशुदा महिलाओं का गुजारा भत्ता तय होता था। शरीयत कानून के मुताबिक इद्दत की अवधि तक ही तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। इद्दत यानी 3 महीने की वह अवधि जिसमें महिला किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जिस टर्म की जिक्र हो रहा है साथियों, उसे कहते हैं इद्दत। इसमें क्या होता है कि जैसे डाइवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं तो 3 महीने तक किसी और व्यक्ति के साथ संबंध नहीं हो सकते, रिलेशन नहीं हो सकते। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 को सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू करार देते हुए कहा कि इद्दत के बाद भी महिला गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। हैदराबाद उच्च न्यायालय के एक मामले में फैसला दिया था कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे। उसी फैसले को पति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उसकी दलील थी कि मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। मतलब जो हैदराबाद में केस था उसमें जो हस्बैंड थे उन्होंने ये कहा था कि भैया हमारे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये क्या रखा है कि ये नहीं ले सकती। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पलट दिया और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दे दिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि शुरुआती काउंसिल कोई अदालत नहीं है और ना ही उसे कानून बनाने का हक है। ये बेसिकली और एक अन्य मुद्दे में भी ये हुआ था। तो ये देखिए रूल ऑफ लॉ में ये बहुत बड़ा कदम है और आपको भी इसे ध्यान रखना चाहिए। सोसाइटी में बड़ा अच्छा आप जिक्र कर सकते हैं जीएस पेपर में आपके। इसके अलावा कोई ख़ास आर्टिकल नहीं लगा मुझे, बाकी तो खबरें सामान्य थी और ये सारी खबरें हम वेबसाइट पे भी कवर कर देते हैं। मगर फिर भी आप अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा, खुद से करिएगा। खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी का वियना दौरा भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये जानना है कि वियना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों बहुत बड़ा इतिहास रखता है, वियना कन्वेंशन के माध्यम से और ऑस्ट्रो हंगेरियन वॉर के समय, तो आप
एक बार तो वेबसाइट विज़िट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहेंगे तो इसमें हम अलग से बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी के ऊपर तो चर्चा करने में हमेशा मज़ा ही आता है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।